आम आदमी पार्टी के बसंत कुमार सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि बसंत कुमार को कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव से टिकट देगी। रणजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के पास कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं बचा था। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बसंत कुमार को 20,000 से ज्यादा वोट मिले थे। आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने सभी 180 बूथों का पुनर्गठन कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस के फ्रंटल के सभी अध्यक्ष इस समय बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा और खुद प्रदेश अध्यक्ष करण मारा इस समय बागेश्वर में मौजूद हैं। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस काफ़ी समय से तैयारी कर रही है। जो वहाँ के 180 बूथ हैं सभी का पुनर्गठन हमने किया। हमारे जो फ्रंटल संगठन उनके अध्यक्षों ने वहाँ पर बाकायदा कैंप करके अपने संगठनों का जो है पुनर्गठन करके रिपोर्ट सौंपी है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी 3 बार पहले वहाँ दौरा कर चुके हैं। कल से बागेश्वर में ही हैं, हरीश रावत जी हैं, प्रदीप टमटा जी हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। लगातार बागेश्वर में व्यापक जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा इसी से बौखलाई हुई, इसीलिए तोड़फोड़ के सहारे अपनी राजनीति करना चाहती है। भाजपा ने तो अपना पैनल भी भेज दिया, फिर प्रत्याशी घोषित करने में क्यों डर रहे हैं? कहीं न कहीं डर है। इसका मतलब है उनको वहाँ पर कड़ी चुनौती मिल रही है और कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत जल्दी आपके बीच होगा। हमारा पैनल पहले से ही तैयार है और आप देखिए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की इस बार दाल नहीं गलने वाली। कितना भी ये सत्ता का दुरुपयोग कर लें, कितनी भी बयानबाजी कर लें, क्योंकि बागेश्वर लगातार विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। जिस तरीके से जो है वहाँ पर पूर्व जो प्रत्याशी विधायक रहे हैं वहाँ पर उनकी बेटी भ्रष्टाचार के मामले से राज्य चिकित्सा बोर्ड में चयनित हुई है, तो बागेश्वर की जनता भली भांति सब कुछ समझ रही है और इस बार बागेश्वर की जनता परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी आपके सामने आ गया निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत से इस बार। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, अगर बात करें बागेश्वर उपचुनाव की तो सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। क्या नॉर्मल कैंडिडेट होगा या फिर यहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेला जाएगा? लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए, हर बार कांग्रेस के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि चुनाव से ठीक पहले उनका कोई मजबूत दावेदार बीजेपी में शामिल हो जाता है? देखिए दिव्या, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है और राजनीति में साम दाम दंड भेद ये सभी चलते हैं और कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ कोई स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त नहीं होता जी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर चुनावी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है जी। और यदि रणजीत दास कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो निश्चित तौर पर, चूंकि मैंने बताया कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है और इसी के तहत जो कांग्रेस के सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में रणजीत दास रहे थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और नगर पालिका का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। पूर्व सीएम हरीश रावत के ओएसडी भी वो रहे। उनके पिताजी भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब प्रदेश बना तो उसमें 4 बार के विधायक रहे। तो ऐसे में राजनीति परिवार से आते हैं और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ग्रास रूट पर कार्यकर्ता काम करता है, सब कुछ प्रबंधन तंत्र के अधीन होता है जी। और इसी के तहत स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक देहरादून में हुई थी जिसमें नामों के पैनल को लेकर चर्चा हुई थी। 3 नामों का पैनल बनाया गया था जिसमें स्वर्गीय चंद्र नाम दास की धर्मपत्नी, उनके बेटे और एक अन्य परिवारजन का नाम था। ये पैनल जो है सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को, केंद्रीय संसदीय समिति को, हाईकमान को भेज दिया गया है और हाईकमान जल्द ही इस पर 1-2 दिन में नाम का ऐलान कर देगा कि इसको आप प्रत्याशी बनाइए और इसके पक्ष में जोर शोर से प्रचार करिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार फील्ड में भी है और अपने पक्ष में माहौल बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। उसके तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के इस समय बागेश्वर में मौजूद हैं। इधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एआईसीसी ने पीसीसी को अधिकृत किया था, यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, यानी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को ये जिम्मेदारी मिली थी कि आप प्रत्याशी का चयन करिए और जोर शोर से प्रचार प्रसार करिए। और इसी के दृष्टिगत कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा और खुद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस समय फील्ड में मौजूद हैं बागेश्वर में और
बीते रोज बसंत कुमार जो कि आम आदमी पार्टी के 2022 के प्रत्याशी रहे हैं और विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिभाग किया उन्होंने जी। और वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है बागेश्वर उपचुनाव के लिए। जी। अब कांग्रेस का पूरा प्रयास है, क्योंकि दिव्या देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव, इसके बारे में हम लोग कल भी बात कर रहे थे लाइव के दौरान कि इसके सेमीफाइनल के तौर पर बागेश्वर के इस उपचुनाव को देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो जादुई मैजिक कहीं कम तो नहीं हुआ है। इसको लेकर पूरी जी तोड़ मेहनत की जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था बतौर स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में थे और सभी 69 सीटों पर लगातार जोर शोर से प्रचार करते रहे, लेकिन अपनी खटीमा सीट से वो हार गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर विश्वास जताया था और एक मिथ तोड़ा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने और दोबारा शासनकाल बीजेपी के हाथों में आया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूंकि चेहरा बनाया था तो उनको एक बार फिर से आशीर्वाद दिया और उनको मुख्यमंत्री का ताज पहनाया और चंपावत सीट से कैलाश गहतोड़ी ने अपने सीट छोड़ने का सबसे पहले प्रस्ताव दिया था। चंपावत से मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ते हैं और प्रचंड बहुमत के साथ वो जीत कर आते हैं। अब तक के सबसे रिकॉर्ड मार्जिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत कर आए हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान होगा कि जिस तरह से चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ, उसी की तर्ज पर बागेश्वर उपचुनाव में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हो, ताकि पार्टी को ये एहसास हो जाए कि 2024 के लिए पार्टी के रास्ते खुले हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर नेता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस भी उत्साहित है, बीजेपी भी उत्साहित है। कांग्रेस को आस है कि अगर बागेश्वर उपचुनाव में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का एक तरह से मनोबल बढ़ेगा। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के सेकंड फेज के तहत उत्तराखंड आएंगे तो उनको एक जीत के सौगात के रूप में हम उन्हें बागेश्वर उपचुनाव का तोहफा देंगे। तो पूरी तरह से दोनों राजनीतिक दल के जो तमाम बड़े नेता हैं मैदान में हैं। बीजेपी के प्रत्याशी का इंतजार है, देखते हैं कि किसको बीजेपी प्रत्याशी बनाती है और सीधा मुकाबला दोनों ही राजनीतिक दलों में किस तरह का रहने वाला है। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर आपने जिस तरह से जिक्र किया कि राजनीति में हर चीज संभव है, पॉसिबिलिटीज तलाशी जाती हैं, लेकिन अगर अब बात करें कांग्रेस के जो पहले प्रत्याशी रहे थे अब वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अगर वो कांग्रेस में रहते तो शायद उन्हें टिकट मिल जाता, क्योंकि वो ही संभावित प्रत्याशी जो है कांग्रेस की तरफ से थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो क्या ऐसी बातचीत हुई है, क्या उन्हें सांत्वना या आश्वासन दिया गया है कि आपको ये मिलेगा इसलिए आप आ जाइए? देखिए दिव्या, इसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे लाइव के दौरान, मनीष जी थे। उनसे मैंने ये बात साफ तौर पर कही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी त्याग करता है पार्टी के लिए, पार्टी निश्चित तौर पर देर ही सही लेकिन उसको कोई ना कोई इनाम जरूर देती है। कैलाश गहतोड़ी ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया था सीट छोड़ने का उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए। उसके बाद नेताओं का तांता लगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने सबसे पहला प्रस्ताव उनका स्वीकार किया। आज देखिए कैलाश गहतोड़ी को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो साइलेंट रहते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, जिनको पार्टी प्रत्याशी नहीं बनाती है उनको संगठन में बड़ा पद देकर नवाजा जाता है। तो ऐसे में बीजेपी को ये पता है कि बीजेपी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ज्यादा दूर ना जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देखिए, बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उनके गुजरात मॉडल को 2014 में प्रस्तुत किया गया, जोर शोर से प्रचार किया गया और प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अमित शाह गृह मंत्री बन जाते हैं। एक ज़माना हुआ करता था जब जेपी नड्डा के नीचे अमित शाह काम करते थे, लेकिन अमित शाह बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि जो नेता छोटा है या पार्टी के लिए निष्ठावान तरीके से काम करता है तो उसको एक बड़ा पद भी संगठन दे देता है। तो ऐसे में बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, बस साइलेंट होकर पार्टी के लिए अगर काम करता रहे कार्यकर्ता है पदाधिकारी, तो बीजेपी समय आने पर उसको तोहफा जरूर देती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।